नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के MCQ के बारे में। कल हमने बात किया था इसके पूरी थ्योरी के बारे में। उम्मीद है आपको थ्योरी काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहते हैं आपके। इसके अलावा आज हम बात करेंगे MCQ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। तो इसके भी 2 पार्ट आएंगे, एक आज हम करेंगे और एक कल करेंगे। यदि दोनों पार्ट आपने देख लिए हैं और थ्योरी का पार्ट देख लिया है तो आपको इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन है, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपसे कुछ मन में डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट बॉक्स में। और आज हम कल हमने बात की थी कि जैसे खाना कहाँ से खाते हैं, कहाँ पचता है, कैसे पचता है, सबकी बात कर ली थी। तो आप चित्र के द्वारा वो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, इसको आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है इस मानव पाचन तंत्र से जुड़ा पहला कि आहार नाल की लगभग लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि आहार नाल की लंबाई है वो 9 से 10 मीटर है। वो पूर्णतः है जहाँ से हम खाना खाते हैं, वो जहाँ से है वो मलद्वार तक खाना निकलता है, वहाँ तक पूरा है वो आहार नाल की लंबाई लगभग है वो 9 से 10 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा है वो किसका एक भाग है। तो मुख्य गुहा है यानी मुंह है किसका भाग है। तो हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुख्य गुहा में ही खाते हैं, तो यह आहार नाल का ही भाग होता है। और भोजन है वो सबसे पहले मुख में ही प्रवेश करता है और वहाँ से आगे जाता है। तो मुख्य गुहा है वो आहार नाल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि भोजन की पाचन शुरुआत है वो मुंह में से ही हो जाती है। यानी हम जैसे मुंह में जाते हैं सबसे पहले दांतों में शुरू हो जाती है, तो मुंह में जैसे डालते हैं वहीं से ही वो पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसका उत्तर आपका है आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन बी मुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे चौर्णक, अग्रचौर्णक, रदनक, ये कुछ है वो 4 प्रकार के हैं। वो कृदंत, कृतंक, ये 4 प्रकार के हैं वो मनुष्य के वो दांत होते हैं। चार प्रकार होते हैं जिसमें से 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा उगते हैं और 12 दोबारा नहीं उगते हैं। अगला है कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव है वो कौन करता है। तो इंसुलिन हार का स्त्राव है वो अग्नाशय करता है, यानी पैनक्रियाज करता है ये इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन के आपने मैंने बताया था आपको परसों के वीडियो में, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन के टीके की खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका पहला कथन है कि कृतंक, रदनक, अगर चौर्णक और चौर्णक ये दांतों के 4 प्रकार होते हैं। तो इसके बाद हमने की है तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि ददनक है यानी कि ये दांत है वो भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कृतंक है ये भोजन को काटने का काम करते हैं, तो कृतंक है वो भोजन को काटने का काम करते हैं। अगला है चौर्णक, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, लेकिन ये आपका है वो चौर्णक नहीं होगा, क्योंकि जो भोजन चौर्णक है उनका काम होता है कि ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। जैसे आगे जैसे हम कुतरते हैं ना कोई चीज़, तो वो कुतरने का काम वो आगे से है वो भोजन को चबाने का काम करते हैं चौर्णक। अगला है कि दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो बात करें पहले कथन की, तो मनुष्य का स्थायी दांतों की संख्या है वो 32 होती है, तो बिल्कुल सही बात है, होती है। अगला है कृतंक व रदनक दांत क्रम से 8 व 4 होते हैं, ये भी बिल्कुल राइट बात है, होते हैं। अगला है अग्र चौर्णक व चौर्णक दांत क्रम से 8 व 12 होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त तीनों कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके सही ऑप्शन जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है वो सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मानव है वो दंत सूत्र बताइए, मानव दंत सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, मैंने बताया था आपको कि 21-23/21-23 यानी कि स्वस्थ मनुष्य है उसमें इतने दांत होते हैं।
किस तरह दांत ऊपर रही और किस तरह दांत नीचे। अगला है कि दांतों के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो यानी दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है। दांतों के निर्माण में है वो कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है, सही बात है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी पाया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड, ये भी पाया जाता है। तो उपयुक्त तीनों जो है वो कैल्शियम फास्फोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये जो तीनों तत्व है ये शामिल होते हैं दांत में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग है वो यकृत या लीवर से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि पीलिया है वो लीवर से संबंधित है, क्योंकि पीलिया है वो शरीर में है, वो नाखून वगैरह वो पीले पड़ जाते हैं, आँखें हैं वो आँखों का रंग लाल होता है और नाखून का पीला रंग होता है। तो ज़्यादा बाइल जूस का निर्माण बनने से ये होता है। तो और लीवर से है वो बाइल जूस बनता है, तो इससे होता है। अगला है कि इनेमल में कौन सा संबंधित गलत, सुनो सही, कि इनमें से संबंधित कथन कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा है, तो ये बात करनी है। तो इनेमल के बारे में बात करें तो इनेमल है यह एक मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो यह दांत का सबसे कठोर भाग है इनेमल, सही बात है, बिल्कुल एकदम। अगला है कि यह कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, बिल्कुल सही बात है, दांत है वो कैल्शियम का बना होता है। और यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं, यह प्रकार प्रोटीन नहीं है। और यह एक प्रकार उत्तक है, हाँ उत्तक है, ये बात सही है, ये टिश्यू यानी उत्तक है एक। तो इसका उत्तर होगा कि ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, इनेमल है। इनेमल के बारे में ये ऑप्शन सी है वो गलत साबित होता है, बाकी तीनों सही है। अगला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है का कार्य क्या होता है। तो इसके बाद ये HCl है वो कहाँ पाया जाता है। तो और HCl है वो हमारे शरीर में अमाशय में पाया जाता है। तो अमाशय में यह भोजन को अम्लता प्रदान करता है। तो HCl है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो बिल्कुल सही बात है, HCl होता है। तो यह जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि यह अम्ल जब है तो जीवाणु नष्ट करेगा ही करेगा। अगला है कि प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। तो अमाशय में आपको पता होगा कि पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो पेप्सिन है वो पेप्सिन बदलता है, तो ये भी आपका सही बात है। तो आपके जो ऑप्शन डी है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, ये A, B और C, ये तीनों हैं आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अग्नाशय रस का pH मान कितना होता है। तो ये इसकी बात हमने कर ली थी। अग्नाशय रस का pH का मान होता है वो 8 होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन अधिकांश अंग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन है वो, यानी पाचन जो 70% 75% पाचन है कार्बोहाइड्रेट का, वो मुंह में हो जाता है, जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उसके अलावा जो प्रोटीन है उसका पाचन है वो आपके अमाशय में होता है। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम निकलते हैं उसके द्वारा जो प्रोटीन का है वो पाचन हो जाता है। उसके जो फैट बचता है, फैट का पाचन है वो छोटी आंत में होता है, बाइल जूस वगैरह और जो पेनक्रियास से रस आते हैं ना उसके द्वारा वो होता है। और जो भी जो प्रोटीन बचता है और कार्बोहाइड्रेट बचता है तो उन सभी का भी पाचन है वो आपके छोटी आंत में होता है। तो भोजन का अधिकांश पाचन वो आपकी छोटी आंत में होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इसकी बात हमने अभी कर ली है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत है वो आपके अमाशय से शुरू होती है। इसके अलावा आपको ये पूछ ले कि जो कार्बोहाइड्रेट का है उसका पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है मुंह में, और फैट का उसका होता है छोटी आंत में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये तीनों जो है वो आपके पाचन ग्रंथियाँ शामिल है, जो कि लाल ग्रंथि भाग लेती है, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों हैं वो भोजन के पाचन में भाग लेती है, पाचन क्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि जल का अवशोषण है वो कौन से भाग में होता है। तो अवशोषण है वो आपके बड़ी आंत में होता है। इसके बड़ी आंत में है वो शिकम है, उसमें है वो जल का अवशोषण होता है। और जो मलद्वार होता है उसके द्वारा है वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जो भोजन, वो तो बाहर निकाल देते हैं, और जो उसमें पानी होता है अवशोषण होता है उसको वो बाहर यहाँ पे जो है
अवशोषण होता है पानी का, कुल मिलाकर बात ये है। और मल द्वार के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ भोजन है वो बाहर निकाल देते हैं, पानी का अवशोषण हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 18 नंबर प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में बात करें तो पहला कथन है कि यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही बात है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें है वो पित्ताशय के अंदर है वो पित्तरस जमा होता है, तो ये भी बात है सही है, पित्ताशय में पित्तरस वो जमा होता है। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है वो मुख गुहा में है वो 3 जोड़ी है वो लाल ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहली बात करें तो लार है वो हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच है वो मान 6.8 होता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। और लार में टोरिन एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टोरिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम और टोरिन 2 पाया जाता है। इसके अलावा लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी बात सही है, बदलती है। एक ऑप्शन है सब लिग्वल सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, सब लिग्वल ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। अगला है कि ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो वो आपके वो हमने बात कर ली है, 25 सेंटीमीटर है वो ग्रास नली की लंबाई होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? तो स्टार्च का पाचन मनुष्य में होता है, फैट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। कैरोटीन है उसका पाचन है वो मनुष्य के पाचन तंत्र में वो पाचन नहीं होता है इसका, कैरोटीन का। अगला है ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रसिका भी कहते हैं इसे। इसके अलावा ग्रास नली भी कहते हैं, ये दोनों आपके सही, ग्रसिका और ग्रास दोनों कहते हैं। श्वास नली ये आपको उत्तर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए और बी है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा, तो यानी ए और बी इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही कर देंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रास नली के द्वारा ही है वो भोजन आगे जो मुख से है अमाशय तक पहुंचता है। जो हमारे जो होते हैं ना गले में ग्रास नली होती है, जो कंठ बोलते हैं, कंठ में वो ग्रास नली होती है, उसके द्वारा यह भोजन मुंह से है वो अमाशय तक पहुंचता है, वो कर्माकुंचन विधि के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा कि भोजन है वो कर्माकुंचन विधि के द्वारा है, वो ग्रास नली से ग्रास नली के द्वारा है मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? जठर ग्रंथियों का संबंध है वो अमाशय से है, जठर रस निकलता है ना अमाशय से, तो उसका संबंध है वो अमाशय से। अगला है कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? तो वसा का वो पाइसीकरण वो होता है पित्त के द्वारा, यानी वसा जो पाचन होता है, वसा का पाचन जो वसा टूटती है ना छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वो उसका पाचन होता है वो आपके छोटी आंत में होता है। और किससे होता है? जो यकृत से निकलता है ना बाइल जूस यानी पित्तरस के द्वारा है वो वसा का पाइसीकरण होता है, तो आपका ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत होगा? तो पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ है जठर रस में पाए जाते हैं, तो ये बात आपकी सही है बात है, क्योंकि जठर रस है वो आपके जठर ग्रंथि है वो आपके पाई जाती है अमाशय में, और अमाशय में है वो पेप्सिन और रेनिन पदार्थ जठर रस पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अगला है कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, तो ये आपकी बात सही है, जो कि पेप्सिन का काम ही होता है कि प्रोटीन को पचाना, और पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय में, तो अमाशय में वो प्रोटीन का पाचन होता है, तो आपकी ये भी बात सही है। अगला है कि रेनिन एक एंजाइम है, नहीं ये बात गलत है, रेनिन है वो प्रोटीन है जो कि दूध में होता है ना जो, तो ये प्रोटीन है, ये आपका उत्तर गलत होगा सी। इसके अलावा रेनिन है वो कैसिनोजन और पैराकेसिनेट को बदलता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भी। लेकिन आपका जो गलत इसमें से कौन सा बात गलत है, तो वो आपके ऑप्शन सी है, यानी कि रेनिन जो है वो एक प्रोटीन है ना कि एंजाइम है, तो आपका सी उत्तर है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान होता है वो आपको होता है 2, काफ़ी अम्लीय होता है। अगला आता है
क्वेश्चन कि क्षुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन से हैं, तो आपके ग्रहणी होते हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। वो छोटी आंत वो 3 पार्ट बड़ी बनी होती है। ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, बाद में अग्र क्षुद्रांत्र यानी जेजुनम कहते हैं, इसके द्वारा शेषांत्र जिसे इलियम कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जेजुनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ाए थे ये, क्योंकि आपसे ये दिए होते हैं डेडोनम, जेजुनम और इलियम, ये आपके तीनों पार्ट हैं जो छोटी आंत के भाग हैं। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तीनों। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय होता है, क्योंकि अमाशय वो काफ़ी बड़ा होता है। आप जो फोटो देखते हैं ना, जैसे ये आपका मनुष्य का मुंह हो गया, उसके बाद यहाँ आता है, तो ये कितना बड़ा होता है अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत वही होती है। तो जो अमाशय होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो साइज के मामले में वो आपका ऑप्शन डी सी होगा, अमाशय, क्योंकि यहाँ काफ़ी भोजन वो एकत्र रहता है। अगला क्वेश्चन है कि थैलीनुमा अमाशय की बनावट कैसी होती है, तो आपने देखा होगा फोटो में कि थैलीनुमा जो अमाशय की बनावट होती है वो आपके जे प्रकार की होती है, इस प्रकार होती है अमाशय। तो जे प्रकार की अमाशय की बनावट होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके बारे में बात करें तो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से लंबी होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है, ये सही बात है। और छोटी आंत के 3 भाग हैं, जिसके बाद हमने बात कर ली है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, सही बात है। और जेजुनम वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, ये भी बात सही है। डेडुनम सबसे पहले, बाद में जेजुनम, बाद में इलियम, ये भी बात सही है। जेजुनम 3 दोनों में होता है। उसके बाद छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम होता है, नहीं, छोटी भाग का ऊपरी भाग वो डेडुनम होता है, ना कि इलियम होता है। इलियम है वो सबसे नीचे का भाग होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा इनमें से। इसके बाद हमने पहले कर चुके हैं। इसके अलावा छोटी आंत की लंबाई वो लगभग होती है, तो कितनी लंबाई होती है छोटी आंत की? छोटी आंत की लंबाई लगभग है वो 6 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है, तो इसका उत्तर होगा एग्जॉस्ट, जिसे कहते हैं, जिसे मल द्वार के द्वारा मल निकालते हैं तो उसे कहते हैं बृहदांत्र। जिसे मल बाहर निकालते उसे कहते हैं बृहदांत्र, मल को बाहर निकालना का जो गुदा द्वार होता है ना, वहाँ उसे कहते हैं पाचन तंत्र का अंतिम भाग। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका रिकेट्स है वो हड्डियों, जो विटामिन डी की कमी से होता है, निमोनिया है, निमोनिया वायरस के संक्रमण से होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, ये भी अलग हवाई बीमारी है, वो प्रोटीन से नहीं होती। लेकिन क्वासिक्योर जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से है वो रोग होता है, तो होता है क्वासिक्योर। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर होगा इसका, कि क्वासिक्योर है वो इसकी कमी से बच्चों में प्रोटीन की, जिसमें प्रोटीन की कमी से वो बच्चों में क्वासिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन है कि उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो बड़ी आंत होती है उसकी संरचना है वो जो है वो उल्टे यू आकार की होती है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय में है वो ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेन पाया जाता है और एमाइलेज है, ये तीनों हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। सही है, इसका उत्तर तीनों से हो जाएंगे, अमाशय नहीं है, अग्नाशय है। आपका ऑप्शन डी सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो इरेप्सिन आपका है वो छोटी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर यानी यकृत का वजन है वो लगभग कितना होता है, तो लीवर का वजन है वो लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है। और लीवर एक ऐसा पार्ट है शरीर का जो है वो इतना जल्दी पुनर्विकसित होता है। यदि आपको मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का लीवर खत्म हो गया, आपने अगर आपका आधा लीवर काट के वो दूसरे को डोनेट कर दिया, तो उसका भी है वो सेम टू सेम थोड़े दिनों में उतना बड़ा लीवर बढ़ जाएगा, और उसका आपका भी है वो उतना बड़ा वो लीवर बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ता है ना, जैसे छिपकली के पूंछ अगर टूट जाए तो वापस बढ़ जाती है ना, वो उसी प्रकार आपका लीवर भी है वो अगर बीच में से कट गया, खराब हो गया, तो आपको रिकवर भी है वो बहुत जल्दी होता है, वैसा है वो नया जैसा होता है। बस यही बात होती है। यकृत का वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो बात करें इसके बारे में। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि जो खून का थक्का बनता है ना उसमें काम आते हैं फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन।
इसके अलावा पित्तरस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है। नहीं, ये पित्तरस के स्राव से है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि अमाशय में तो अम्लीय तो पहले ही होता है, क्योंकि अमाशय के बाद में आता है ना जो छोटी आंत में खाना, तो पित्तरस छोटी आंत में मिलता है लीवर से आके, तो लीवर से जो पित्तरस होता है उसका होता है क्षारीय, तो अम्लीय यहाँ से होने के बाद में यहाँ क्षारीय बनता है छोटी आंत में, उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और हिपेरिन का निर्माण भी करता है, तो ये भी बात सही है। हिपेरिन क्या चीज़ है? तो हिपेरिन है वो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बनने देती। अगर आपसे पूछे कि जैसे मान लीजिए ये क्या कारण है कि शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है, जैसे खून हमेशा एक जैसा बनता रहता है, तो ये आपका हिपेरिन है जो मेन कारण यही है। हिपेरिन के बिना संभव नहीं है कि आपसे खून का थक्का नहीं बने। तो हिपेरिन ऐसा है एंजाइम जिसके द्वारा है वो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल आप जानते ही होंगे, ज़्यादा फैट गेन करने से है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये आपका लीवर है वो ही कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल हिपेरिन दोनों का। आपका सी उत्तर हो जाएगा। ये पित्तरस है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर आप क्वेश्चन है कि पित्तरस से संबंधित सत्य कथन है, तो बाइल जूस से संबंधित कथन पूछा है, तो आपका पित्तरस है वो पित्ताशय में जमा होता है, बिल्कुल बात सही है। इसके अलावा पित्तरस है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है, तो ये भी बात आपका सही है। और इसमें बिलीरुबिन वर्ण पाया जाता है, तो बिलीरुबिन वर्ण पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल आपके सही आते हैं। आपको आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाइल जूस यानी पित्तरस का रंग है वो पीला होता है, वो कौन से वर्ण के कारण होता है? तो आपका होगा बिलीरुबिन के कारण। जैसे आपसे पूछता ना कि त्वचा का रंग है वो त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है, तो वो आपका कलर आपका पिगमेंट है वो निर्धारित करता है, तो वो आपका मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से है वो आपके वो चमड़ी का कलर है वो निर्धारित होता है। इसके अलावा जो बिलीरुबिन पिगमेंट है उसके द्वारा है वो बाइल जूस का रंग पीला होगा वो निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि कार्डियक, फंडिक व पाइलोरिक किससे संबंधित है? तो ये आपके तीनों ही है वो अम्मा से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण आप सभी जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वसा ज्ञान करने जो वसा ज़्यादा लेने से है वो कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम जैसे ज़्यादा घी खा लिया, अगर हमने वर्कआउट नहीं किया या कुछ काम नहीं किया, तो ज़्यादा घी करने से, ज़्यादा घी अंदर लेने से है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, इससे आप मोटे हो जाएंगे, आपका रक्त वो जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेशन धीरे हो जाएगा। तो ये कुछ होते हैं, ज़्यादा फैट लेने से आपका शरीर मोटा हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, तो ये होगा आपका वसा की अधिकता से वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आप में लीवर है, यकृत है यानी कि भाग लेता है, उसमें बाइल जूस निकलता है। इसके अलावा अमाशय है, पेप्सिन, रेनिन, ये जो निकलते हैं रस से। अगला ग्रसनी है, ये भी भाग लेती है, ग्रसनी और ग्रसनी है वो भोजन आगे पहुंचाती है अमाशय तक, ये भी आपसे काम की है। लेकिन किडनी है वो आपके ब्लड फिल्ट्रेशन के काम आती है, ना कि पाचन तंत्र के। तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन के काम आती है, पाचन तंत्र के काम नहीं आती। तो आपका ऑप्शन डी है वो उसका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लाल एंजाइम कौन सा है? तो वो आपका होगा एमाइलेज एंजाइम है, वो माल्टोज को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो आपका हो जाएगा एमाइलेज। आपका ऑप्शन है वो बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिग्मोइड कोलन है वो किसका भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन है वो आपका बड़ी आंत का भाग होता है, आपने पढ़ा होगा। अगला कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो आपकी होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी लीवर ग्रंथि होती है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो लीवर है वो लीवर में वो वसा घुलनशील विटामिन यानी लीवर का काम होता है बाइल जूस प्रोवाइड करना, वो प्रोडक्ट करना, और जो बाइल जूस है वो आपका वसा का पारिशीकरण करता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो भरपूर मात्रा में है वो पित्तरस में बनते हैं, पित्तरस में पाए जाते हैं। पित्तरस है वो जो कि आपके लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है। तो यह आपके जो लीवर है वो पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है खुद, लाल ग्रंथि करती है और अग्नाशय भी करता है और तिल्ली भी आपसे करती है। अगला क्वेश्चन है कि 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण है वो यकृत द्वारा किया जाता है। तो ये आपका होगा और विटामिन ए है वो यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो ये आपके थे 50% हमने जो आज हमने वो से डिस्कस की है। लगभग सारे क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो के बारे में ज़रूर अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए जो थ्योरी का और जो क्वेश्चन है सभी का दोबारा टेस्ट लगाने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिसका सेकंड पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा, आपको वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके है वो आप ज़रूर वो सेकंड पार्ट भी देखिएगा ताकि आपको है वो टॉपिक पूरा है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग। धन्यवाद दोस्तों।